Hello students, welcome back in HORT 111 Fundamentals of Horticulture Lecture 13 Micropropagation. In this lecture, I will cover what is micropropagation, advantage, disadvantage, cultural techniques and stages of micropropagation. Let's start this topic. माइक्रोप्रोपोगेशन जिसे हिंदी में उत्तक संवर्धन कह देते हैं, वैसे टिश्यू कल्चर, इन विट्रो कल्चर भी इसी को कहा जाता है। तो माइक्रोप्रोपोगेशन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम वेरी स्मॉल प्लांट पार्ट टिश्यू और cells which are grown asexually in test tube or containers under controlled nutritional, environmental and aseptic conditions। जो माइक्रो प्रोपोगेशन है ये एक कह लो कि संदर्भित करता है पौधों के उत्पादन से, मतलब जो छोटे पौधे उत्पादित किए जाते हैं पौधों के एक बहुत ही छोटे से भाग से, जैसे कोई कोशिका हो, टिश्यू हो या फिर उत्तक हो उसका, जिन्हें एसेक्सुअली तरीके से टेस्ट ट्यूब के अंदर, एसेक्सुअली मतलब अलैंगिक तरीके से, जैसे वेजिटेटिव मेथड अपने अभी भी पढ़ रहे थे इससे पहले वाले, जैसे नेचुरल मॉडिफिकेशन था, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, आपने ये पढ़े, ये सारे के सारे एसेक्सुअल मीन थे प्रोपोगेशन के। अब सेक्सुअल में बीज से जिसका भी प्रवर्धन होता है, और ये भी एक एसेक्सुअल प्रोपोगेशन का ही मेथड है, अलैंगिक जनन का ही एक मेथड है। इसमें भी जो पौधे के उत्तक होते हैं उनको टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो पर्क नली होती है उसके अंदर कह लो, या कुछ कंटेनर्स होते हैं कांच के, उनके अंदर एक कंट्रोल्ड न्यूट्रिशनल के अंदर, मतलब एक उनका जो रूटिंग मीडिया रहता है, यानी कि रूटिंग मीडिया से मतलब जो मीडिया के अंदर उसको ग्रो किया जाता है सेल को, उस की जो ज्ञात हो ऐसा मीडिया उसके अंदर, और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, और एक असेप्टिक कंडीशंस के अंदर, मतलब रोगाणु रहित कंडीशन के अंदर उनको उगाया जाना माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। ठीक है, पौधे के छोटे से भाग को लेकर उससे टेस्ट ट्यूब के अंदर एक कंट्रोल्ड उसका पोषण और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और असेप्टिक कंडीशन के अंदर उनको उगाना माइक्रो प्रोपोगेशन। ऑल बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक्स are based on the occurrence or full potential of the cell, which means that a plant cell has the potential to arise as a fully grown plant with various organs। जो इसके जैविक सिद्धांत हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन के जो जैविक सिद्धांत है, ठीक है, माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक के जैविक सिद्धांत, वो ज़्यादातर जो कोशिका की घटनाएं होती हैं, जहाँ उनका कोशिका का जो फुल पोटेंशियल, जहाँ उसकी जो फुल क्षमता है, जिसका मतलब है कि वो जो कोशिका है उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो अपने जैसा, मतलब जैसा उसका पेरेंट था वैसा का पैसा पूरा का पूरा पौधा जिसमें सभी अंग मौजूद हों उसको डेवलप कर सकता है, उसमें कह लो कि उससे बन सकता है एक पौधा। ठीक है, मतलब पौधे की एक कोशिका से ही वो पूरा का पूरा पौधे में विकसित हो सकता है, कोशिका में इतना दम होता है। ठीक है, उसका यूज किया जाता है इसमें सिद्धांत का। तो माइक्रो प्रोपोगेशन वर्सेस अदर प्रोपोगेशन मेथड्स, माइक्रो प्रोपोगेशन और जो दूसरे प्रोपोगेशन की विधियां हैं उनमें डिफरेंस क्या है, या कह लो कि क्या फर्क है उनमें। ए वेरी स्मॉल प्लांट पार्ट एक्स प्लांट्स यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल। जो माइक्रो प्रोपोगेशन है इसमें पौधे का एक बहुत ही छोटा सा भाग, बहुत ही छोटा भाग जैसे कोशिका, ठीक है, जिसे एक्स प्लांट कहते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल यूज किया जाता है, मतलब उसको प्रारंभ करने के लिए, इस टेक्निक को प्रारंभ करने के लिए उसे यूज किया जाता है, मतलब उससे परिवर्तित किया जाता है। जबकि जितने भी और वेजिटेटिव या फिर दूसरे प्रोपोगेशन के मेथड है उनमें एक बीज होगा, जहाँ उसकी पूरी कटिंग लेंगे, जहाँ उसकी एक कली लेंगे, उसके बाद उसे परिवर्तित करेंगे। इसमें एक छोटा सा भाग लिया जाता है, जैसे कोशिका है, उत्तक है, जहाँ इनको लिया जाता है, जिसे एक्स प्लांट कहते हैं। याद रखना, डेफिनेशन पूछी जाती है कई बार, एक्स प्लांट क्या होता है। एक्स प्लांट होता है जो माइक्रो प्रोपोगेशन के जो भी पार्ट पौधे का प्रवर्धन के लिए लिया जाता है वो एक्स प्लांट कहलाता है। द एक्स प्लांट आर कीप्ड इन स्मॉल कंटेनर्स विद ए वेल डिफाइंड कल्चर मीडियम। जो एक्स प्लांट है वो एक छोटे से कंटेनर के अंदर रखा जाता है, जिसमें एक कह लो कि परिभाषित कह लो, जहाँ कह लो कि जो अच्छे से पता हो ऐसा मीडियम के अंदर, संवर्धन मीडियम के अंदर, संवर्धन माध्यम के अंदर। ठीक है, मतलब जो मीडिया या रूटिंग मीडिया लिया जाता है, जहाँ ये कह लो कि जिस भी मीडिया पे उसको ग्रो किया जाता है
वो वेल डिफाइंड होता है, अच्छे से जाना पहचाना होता है, उसमें सब कुछ पता होता है कि इसमें इतना ये ग्रोथ रेगुलेटर की कंसंट्रेशन है, इतना इसमें सुक्रोज या इसमें शर्करा या शुगर है, ठीक है, वो पता होता है। रिक्वायर्स एक्सट्रीम असेप्टिक कंडीशंस, माइक्रो प्रोपोगेशन में एक्सट्रीम असेप्टिक कंडीशन की आवश्यकता होती है। मतलब जबकि दूसरी जो प्रोपोगेशन मेथड होती है उनमें इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम एसेप्टिक कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब एक रोगाणु रहित कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ए लार्ज प्रोपोगेशन मटेरियल इज प्रोड्यूस इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत बड़ी मात्रा में जो प्रवर्धन सामग्री है उसे बहुत ही कम समय में प्रवर्धित किया जा सकता है, मतलब थोड़े से समय में बहुत ज़्यादा पौधे तैयार किए जा सकते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन के अंदर, और बहुत सी कम जगह पे तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन, एडवांटेज क्या है माइक्रो प्रोपोगेशन की? माइक्रो प्रोपोगेशन की पहली एडवांटेज है प्रोड्यूस ऑफ मोर प्लांट्स इन लेस टाइम, प्रोडक्शन ऑफ मोर प्लांट्स इन लेस टाइम, ज्यादा पौधों का कम समय में उत्पादन, ठीक है, मतलब ये इससे हो जाता है। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स, रोग रहित पौधों को तैयार करने में, जैसे मेरिस्टेम कल्चर है, ठीक है। मेरिस्टेम कल्चर में आप रोग रहित पौधे भी तैयार कर सकते हो, कोई पौधा वायरस इन्फेक्टेड और आपके पास एक सिंगल पौधा है जो वायरस इन्फेक्टेड है, उससे भी आप एक हेल्दी प्लांट तैयार कर सकते हो। उसके बाद है क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ पेरेंटल स्टॉक फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, प्रवर्धन करना, मतलब उनका क्लोनल एक क्लोन बना लेना, उसके बाद उनसे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना, ठीक है। मतलब एक पौधे पहले अपने को पौधा चाहिए तो पौधा तैयार करने के लिए क्लोनल प्रोपोगेशन की, मतलब उसका पेरेंट सेम पेरेंट जैसे करेक्टर हो, क्लोन हो उसका, फिर उसके बाद उनका संकर कराने के लिए मतलब इसका यूज किया जाता है प्रवर्धन के लिए, उस पौधों को तैयार करने के, पेरेंट तैयार करने के लिए। उसके बाद ईयर राउंड नर्सरी प्रोडक्शन, जो माइक्रो प्रोपोगेशन है इसमें साल भर आप नर्सरी प्रोडक्शन कर सकते हो, मतलब पौधों को तैयार कर सकते हो, इसमें कोई क्योंकि आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर एक लेबोरेटरी के अंदर पौधे तैयार कर रहे हो, इसमें आप उनको जो लाइट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वो आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर रहे हो, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस टाइम उसको कोशिका को या फिर उस भाग को प्रवर्धित कर रहे हो, संवर्धित कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद है यूजफुल इन द प्रोपोगेशन ऑफ डायोसियस प्लांट्स, जो डायोसियस प्लांट्स होते हैं, जैसे मान लो कि आप पपीता है, ठीक है, इनमें ज़्यादातर प्रवर्धन सीड से करते हैं, तो ऐसे पौधों में प्रवर्धन दूसरे प्रवर्धन की विधियों से नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो कि आपका, मैं पपीता ही बोल रहा हूँ, पपीता बीज से होता है और दूसरी किसी प्रवर्धन विधि से नहीं प्रवर्धित किया जाता, तो उसे माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू प्रवर्धित किया जा सकता है। द रिप्रोडक्टिव ब्रीडिंग साइकिल इज शॉर्टन, जो पौधों का रिप्रोडक्टिव जब ब्रीडिंग साइकिल होता है उसे भी आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, कि मतलब पौधा जल्दी तैयार हो जाएगा, उसमें ब्रीडिंग यानी कि उसमें फूल जल्दी आ जाएंगे और उसमें पोलिनेशन जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा यूजफुल इन डिफिकल्ट टू प्रोपोगेट प्लांट स्पीसीज, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें प्रवर्धन करना बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब उनसे पौधे तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, प्रवर्धन की कोई भी विधि इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती, वहाँ पे आप टिश्यू कल्चर के थ्रू पौधे तैयार कर सकते हो। यूजफुल इन जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, और जो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन है, मतलब मान लो कि बहुत सी ऐसी स्पीसीज इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो अभी मान लो कि ख़त्म होने के कगार पे है, अब उनको भी कंजर्व करके रख सकते हो कि आगे उनको ग्रो कर सको, ठीक है, मतलब एक जीन बैंक की तरह मान लो, उनको कंजर्व करके रख सकते हो। इसके अलावा कुछ ऐसे भी जब अपने वैरायटियां बनाते हैं तो उनके साथ में कुछ लाइंस बन जाती हैं जिनको आगे मतलब कमर्शियली वैरायटी के रूप में तो रिलीज नहीं किया जाता, क्योंकि वो उसमें कुछ खास गुण नहीं होते, हाँ पर एक आध छोटा मोटा ऐसा गुण होता है जो स्पेशल होता है, उसी में होता है, तो उन पौधों को भी आप जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के थ्रू स्टोर करके रख सकते हो, मतलब एक थोड़ी सी जगह पे आप उनके जीन या उसके जो भी जर्म प्लाज्म है उसको स्टोर करके रख लो, बाद में जब भी आपको ज़रूरत पड़े कि मुझे इससे आगे नई वैरायटी तैयार करनी है या इसका क्रॉस करवाना है किसी के साथ, उससे पौधा तैयार करो, क्रॉस करवा लो, ठीक है। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसकी, मतलब हानियाँ क्या हैं, नुकसान क्या हैं? एक्सपेंसिव एंड सफिस्टिकेटेड फैसिलिटीज, ट्रेन्ड पर्सनल्स एंड स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड,
ये एक्सपेंसिव है, महंगी है, और इसके अलावा सोफिस्टिकेटेड फैसिलिटीज़ चाहिए होती है, मतलब बहुत ही एक तरीके से कह लो स्पेशल टेक फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं। इसके अलावा जो आदमी होता है वो भी ट्रेंड होने चाहिए, स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है एक लेबोरेटरी में वर्क करने के लिए, और स्पेशलाइज टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, पौधों को तैयार करने के लिए आवश्यकता होती है, मतलब एक्सपेंसिव होती है। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिजल्ट फ्रॉम एक्सपेंसिव फैसिलिटीज एंड हाई लेबर इनपुट्स। पौधों की जो कीमत बढ़ जाती है क्योंकि इसमें जो फैसिलिटीज दे रहे हो आप उसमें बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, और आपकी लेबर का जो चार्ज है या इनपुट कर रहे हो वो भी आपकी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इसलिए जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है, मतलब प्रति पौधा कीमत अगर देखें तो इसकी ज़्यादा होती है, ये नुकसान है। मतलब दूसरी विधियों में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं पड़ती, जल्दी पौधे तैयार हो जाते हैं, कम कॉस्ट पे तैयार हो जाते हैं। जहाँ पे आप एक्सपेंसिव फैसिलिटीज़ दे रहे हो वहाँ पे पौधों को एयर कंडीशन के अंदर रख रहे हो, टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हो, वो आपको महंगा पड़ता है। इसके अलावा कंटामिनेशन और इंसेक्ट इन्फेस्टेशन कैन कॉज हाई लॉसेज इन ए शॉर्ट टाइम। कंटामिनेशन मतलब एक तरीके कह लो कि किसी रोग का अंदर आ जाना या कीटाणु का अंदर चले जाना, जैसे कोई वायरस चला गया या कुछ ऐसा ही जो बीमारी फैलाता है या इंसेक्ट चला गया, तो आपके लिए ये कह लो कि बहुत बड़ा लॉस होगा कि भाई आपका जितना भी स्टॉक है या आपका जितना भी लॉट है, जितने भी पौधे तैयार किए हैं वो सारे के सारे एक साथ नष्ट हो सकते हैं बहुत ही कम समय में। हायर लेवल ऑफ सोमेटिक वेरिएशंस, इसमें बहुत ही ये कह लो कि देहिक जो वेरिएशन विभिन्नताएं होती हैं बहुत ही उच्च लेवल की होती हैं। विभिन्नताएं वही एक तरीके का म्यूटेशन, मतलब जब आप किसी उत्तक को काटोगे हो सकता है उसमें कोई वेरिएशन आ जाए जो अपने पेरेंट्स से अलग हो, और वो हाई लेवल का होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल, ठीक है। पुअर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लांटलेट्स इन द फील्ड, अब एक चीज़ आप जो लेबोरेटरी से निकाल रहे हो, ठीक है, उसे आप फील्ड में लगाओगे तो उनका पुअर एस्टेब्लिशमेंट रहता है, क्योंकि एक तो बहुत ही केयर नाजुक प्लांट होते हैं, क्योंकि वो लेबोरेटरी में पले हुए होते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर पले हुए होते हैं। अगर आप उसे फील्ड के अंदर लगाने की कोशिश करोगे, एक जहाँ पे हो सकता है कि एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन हो, जहाँ कह लो कि बहुत ही शुष्क हो वातावरण, बाहर का ड्राई हो, ठीक है, हो सकता है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, बरसात पड़ रही हो, तो बाहर लगाओगे वो फील्ड में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे ऐसे पौधे जो लेबोरेटरी में तैयार होंगे। तो इसके लिए वैसे हार्डनिंग की जाती है, पर फिर भी कुछ हद तक इनमें मोर्टिलिटी रहती है, पौधे जल्दी कुछ कुछ ना कुछ मर जाते हैं। फिर ये कुछ टेक्निक्स जिसके थ्रू स्टेप्स मान लो, जैसे एक्स प्लांट को लिया पहले, फिर उसे एक इनोकुलेशन किया, उसमें से जो भी कोशिका जब कोई भी भाग लेना है पौधे का वो रखा उस मीडिया के अंदर, फिर उसके बाद कैलस कल्चर बना, मतलब कैलस कल्चर किया, कैलस बना, ठीक है, कोशिकाओं का गुच्छा बन गया। फिर उसमें शूट रीजनरेशन हुआ, मतलब शूट का विकास हुआ, पुनर्वर्धन हुआ, मतलब शूट बनी उस कोशिका कैलस से। फिर उसके बाद इसमें फिर वापस से वैसे ना हर जो स्टेप होता है उसके अंदर जो मीडिया होता है उसे चेंज किया जाता है, उसे कह दो मॉडिफाइड किया जाता है उस स्पेशल चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे शूट प्रोड्यूस करनी है तो शूट के हिसाब से उसमें ग्रोथ रेगुलेटर या कुछ भी उसमें मिलाया जाएगा। अब रूट डेवलप करनी है तो उसमें रूट जैसा जो भी रूट पैदा कर सके ऐसी चीजें उसमें मिलाई जाएंगी, ठीक है। तो अब उस सेकंड स्टेप उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रूटेड प्लांटलेट्स, मतलब उसमें जड़ें आ जाएंगी, उसके बाद उसकी हार्डनिंग करते हैं और उसे प्लांट अंडर फील्ड कंडीशंस, उनके बाद उन्हें फील्ड कंडीशन के अंदर उगाया जाता है। स्टेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है, जो अभी अपने स्टेजेस देखी वो कौन कौन सी होती हैं। पहली जीरो स्टेज, जिसे अपने कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट फॉर एक्स प्लांट आइसोलेशन, एक पैतृक पौधे का चुनाव जो जिससे कि अपने को उस पौधे का भाग लेना है, एक्स प्लांट लेना है, निकालना है, अलग करना है, उस पौधे का चुनाव। द मदर प्लांट फ्रॉम विच द एक्स प्लांट आर टू बी आइसोलेटेड शुड बी, मतलब जो भी पौधा है, मदर पौधा है, उसमें क्या क्या उसके गुण होने चाहिए, ठीक है, वो इस प्रकार हैं। जैसे ए सर्टिफाइड एंड ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजायर स्पीसीज और वैरायटी, जो भी सर्टिफाइड ये कह लो कि जो भी आप एक स्पीसीज या वैरायटी मदर प्लांट के लिए चुनाव कर रहे हो वो एक तरीके से सर्टिफाइड होना चाहिए। और जो भी आपकी डिजायर स्पीसीज है, जैसे मान लो कि मुझे किसी एक स्पेशल पर्टिकुलर स्पीसीज का या कह लो कि एक पर्टिकुलर वैरायटी के पौधे तैयार करने हैं, तो वो एक तरीके से सर्टिफाइड होने चाहिए, और बिल्कुल उसमें जितने भी गुण हैं वो पैतृक पौधे के बिल्कुल उस वैरायटी को
इंडिकेट करने वाले होने चाहिए। ठीक है। हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम पेस्ट और डिजीज, वो हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए और किसी भी रोग यानी कि या कीट या रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। मस्ट बी विग्रस इनफ, और उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होनी चाहिए, विग्रस होना चाहिए, यानी कि जितना भी उस वैरायटी में पोटेंशियल है, जब उसमें कैपेसिटी होती है फैलने की, वो प्रॉपर ग्रोथ वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी ग्रोथ कर रखी हो किसी ऐसी जगह से, ऐसा नहीं, बिल्कुल प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए जितनी उस वैरायटी के हिसाब से है। उसके बाद स्टेज जो फर्स्ट है, एक्स प्लांट एस्टेब्लिशमेंट इन कल्चर मीडिया, मतलब जो एक्स प्लांट है उसका एस्टेब्लिशमेंट करना, मतलब उसे एक तरीके से स्थापित करना कल्चर मीडिया के ऊपर, उसको मतलब कल्चर मीडिया के अंदर रखना। ड्यूरिंग दिस स्टेप द टिश्यू इज ग्रोन इन ए सुटेबल कल्चर मीडियम, प्रेफरेबली अगर बेस्ड मीडिया फॉर एक्टिवेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इस जो स्टेप है, या इस चरण के दौरान जो टिश्यू होता है, यहाँ पौधे का कोई भी भाग जो भी आपने लिया है, ठीक है, टुकड़ा एक्सप्लांट लिया है, उसे एक सुटेबल रूटिंग जहाँ कल्चर मीडिया के ऊपर शिफ्ट किया जाता है, रखा जाता है। ज़्यादातर जो भी आपके कल्चर मीडिया होता है वो अगर बेस्ड होता है, मतलब उसमें अगर को यूज़ किया जाता है उसको हार्ड करने के लिए, उससे रिलेटेड होता है। जैसे एमएस अगर मीडिया है, ऐसे कुछ मीडिया यूज़ किए जाते हैं जो कि उस जो आप कोशिका है उसको एक्टिवेट करता है, उसको ये कह लो कि एक तरीके से जैसे कोई चीज़ बंद है तो उसको चालू करता है, मतलब वो गुणन कर सके, मल्टीप्लाई हो सके, उसको एक्टिव करता है। नेक्स्ट स्टेज है सेकंड, जो प्रोलिफरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। प्रोलिफरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन मतलब जिसमें मल्टीप्लिकेशन मतलब उसका गुणन करना, उस वो फैले, जिससे फैलाव भी हो और मल्टीप्लाई भी हो, मतलब बढ़े भी। इन दिस स्टेज रिपीटेड सबकल्चर आर परफॉर्म टू एनकरेज मोर प्रोलिफरेशन विच लार्जली डिपेंड ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स। इस अवस्था या इस चरण के अंदर जो आपका कल्चर मीडिया है उसको कह लो कि दूसरी बार दूसरे मीडिया के ऊपर सब कल्चर किया जाता है, संवर्धित करते हैं, जो कि मोर प्रोलिफरेशन को अंकरेज कर सके, मतलब वो ज़्यादा ग्रोथ को और ज़्यादा ग्रोथ को प्रमोट कर सके। वो तो एक्टिवेशन के ऊपर था पहले वाला चरण में, जिसमें एक्टिवेट करना था और मल्टीप्लाई हो सके, इसमें वो ज़्यादा फैल सके, जितनी ज़्यादा फैल सके। ठीक है। तो इसके लिए ये ज़्यादातर जो ये स्टेज होती है इसमें ग्रोथ रेगुलेटर के कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि भाई आपने कौन सा जो ग्रोथ रेगुलेटर है उसका ग्रोथ रेगुलेटर कॉम्बिनेशन यूज किया है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस फेज इज अनलिमिटेड, और इस ड्यूरेशन जो इस फेज की होती है, इस अवस्था की जो कह लो कि चरण की जो टाइम होता है, समय होता है, वो अनलिमिटेड होता है, मतलब कोई समय पता नहीं होता। और जनरली वो प्रोपोगेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या चॉइस का मीडिया लिया है, जहाँ वो अब एक इसे कितनी देर में प्रोलिफाइड या मल्टीप्लाई करना चाहता है। ठीक है। उस प्रोपोगेटर के ऊपर डिपेंड करता है जो उसको प्रवर्धित कर रहा होता है बंदा। ठीक। फिर है तीसरा जो स्टेज है, प्लांट एस्टेब्लिशमेंट एंड रूटिंग। इन दिस स्टेज द सिलेक्टेड प्लांट आर फोर्स टू रूट। इस अवस्था के अंदर या इस चरण के अंदर प्लांट्स को फोर्स किया जाता है कि वो जड़ें निकालें, विच कैन बी अचीव्ड बाय मॉडिफाइंग द मीडिया एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर, जिसे एक तो मीडिया को मॉडिफाइड करके, ठीक है, कह लो कि उसे रूपांतरित किया जाता है, मीडिया को चेंज किया जाता है, या कह लो कि उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है, या फिर जो ग्रोथ रेगुलेटर है उनकी कंसंट्रेशन के अंदर चेंज करके इसे अचीव किया जाता है कि भाई उसमें जड़ें निकले। द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकिनिन्स एंड शुगर्स आर लोअर्ड एंड ऑक्सीजन एंड लाइट इंटेंसिटी आर इंक्रीज इन दिस in the laboratory to initiate photosynthesis and other physiological activities simultaneously। जो इस अवस्था के अंदर, मतलब जब अपने रूट को फोर्स कर रहे होते हैं, उसमें क्या कहते हैं, साइटोकिनिन और शुगर के लेवल को तो कम कर दिया जाता है। ठीक है। साइटोकिनिन एक ग्रोथ हार्मोन है, उसे उसके लेवल को कम कर देते हैं और उसकी जगह ऑक्सीजन को बढ़ा देते हैं और लाइट इंटेंसिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, जिससे कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की, वो तेज हो जाए। और उसके अलावा जो उसकी और भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, भौतिक क्रियाएं हैं, वो भी उसके साथ साथ तेज हो जाए। फिर है लास्ट स्टेज कह लो एक्लेमाइजेशन और हार्डनिंग। एक्लेमाइजेशन मतलब अनुकूलन,
और हार्डनिंग मतलब सहिष्णु बनाना, उसको कठोर करना पौधे को, कि वो ओपन कंडीशन को भी सहन कर सके। द plantlet develop in the culture tubes are acclimatized to specified environment having a high humidity, a low light level and a constant temperature। इसमें क्या करते हैं, पहले जो आपका प्लांटलेट्स बनी डेवलप हुई होती हैं मीडिया के अंदर, ठीक है, कल्चर मीडिया के अंदर, तो उसे पहले एक्लेमाइज्ड किया जाता है, अनुकूलित किया जाता है हाई अधिक आर्द्रता के ऊपर, कम लाइट का जो लेवल है उसमें कम लेवल रखा जाता है, और साथ में टेम्परेचर भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखा जाता है, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर रखा जाता है, एक स्थिर तापमान पे उसे एक तरीके से उसका अनुकूलन किया जाता है। बिसाइड्स द रूट्स डेवलप इन विट्रो आर हेयरलेस एंड हेंस डेलिकेट ड्यूरिंग रिक्वायरिंग केयर ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम कल्चर मीडिया। इस के अलावा जो जड़ें होती हैं इन विट्रो, ठीक है, इन विट्रो के अंदर उस ट्यूब के अंदर जो डबले होते हैं वो हेयरलेस होती हैं, उसमें रेशे नहीं पाए जाते, तो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटेड होती हैं। इसलिए जब भी उनको ट्रांसफ़र किया जाता है कल्चर मीडिया में, तो उस समय बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखा जाता है कि वो टूट ना जाए, जब उनको कोई नुकसान ना हो। To have better survival rate, the plantlets may be transferred to containers kept in mesh chamber where relative humidity is maintained at higher order। एक अच्छे सर्वाइवल रेट के लिए, मतलब पौधा अच्छा सर्वाइव करे, इसके लिए जो प्लांटलेट्स होती हैं उसे एक कंटेनर्स के अंदर रखकर, मतलब एक मिस्ट चैम्बर के अंदर रखा जाता है, एक फुआसा घर के अंदर, मतलब जहाँ पे फोगर्स लगे रहते हैं, हमेशा नमी बनी रहती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा बनी रहे इसलिए, ठीक है, जिससे कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा बनी रहे। इसके अलावा वंस प्लांटलेट्स आर वेल रूटेड, जब आपके प्लांटलेट्स हैं वो अच्छे जड़ निकाल लेते हैं, रूटेड हो जाते हैं, दे मस्ट बी एक्लेमाइज टू द ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट। जब अच्छी जड़ें निकले हैं, हेयर वाली जड़ें निकले हैं, उसके बाद उन्हें ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट के लिए अनुकूलित किया जाता है, मतलब उसे बाहर निकाला जाता है, ग्रीन हाउस में रखा जाता है। इन विट्रो रूटेड प्लांट्स आर रिमूव फ्रॉम द कल्चर वेसल्स and the agar is washed away completely to remove a potential source of contamination। इन विट्रो रूटेड प्लांट्स को पहले जो कल्चर वेसल्स, जहाँ जो भी पात्र है, जहाँ कोई बर्तन में लगा हुआ जिसमें भी, उसमें से निकाला जाता है, और जो भी उसमें आगार, जहाँ कोई भी ऐसा मीडिया लगा हुआ है उसे अच्छे तरीके से साफ कर लेते हैं, जिससे कि जो कंटामिनेशन है, ठीक है, उसका जो कह लो कि सोर्स है वो ख़त्म हो जाए। पोटेंशियल सोर्स मतलब उस सोर्स को ख़त्म करना, प्रभावी सोर्स को ख़त्म करना, ठीक है। फिर है कल्चर टेक्निक्स, वो 4 स्टेप खत्म, उसके बाद उसकी कल्चर टेक्निक्स कौन कौन सी यूज आती हैं, जैसे मेरिस्टेम कल्चर है, कैलस कल्चर है, सेल कल्चर है, एम्ब्रियो कल्चर है, एंथर कल्चर है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर है, ठीक है। एंथर कल्चर की तो आपको पिक्चर दिखाई दे ही रही है। एंथर कल्चर में क्या होता है, पौधे का जो एंथर होता है उसे लिया जाता है, उसे एक मीडिया के अंदर, न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर रखा जाता है, कल्चर किया जाता है, उससे कैलस का निर्माण होता है, और कैलस के बाद हैप्लॉइड प्लांट का निर्माण होता है, ठीक है। कुछ ऐसे ही जो है मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है, मेरिस्टेम कल्चर इन्वॉल्व्स द कल्चर ऑफ बोथ शूट टिप एंड एक्सिलरी बर्ड। मेरिस्टेम कल्चर के अंदर क्या करते हैं कि जो दोनों का किया जाता है कल्चर, जो शूट टिप होती है और एक्सिलरी बर्ड होती है उसका, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा मेरिस्टेम के बारे में आपको बताऊंगी, मेरिस्टेम टिप कौन सी होती है, आगे वाली पिक्चर है आगे भाई वो दिखाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पायनियरिंग बाय मोरेल in the 1950s the basis of a technique known as meristem tip culturing used short shoot tips consisting of an apical dome with one or two leaf primordia 0.1 to 0.5 mm. Meristem tip culture are now routinely being used mainly in horticulture crops for the eradication of virus from infected plant material। सबसे पहले 1950 के दशक में मोरेल द्वारा मेरिस्टेम टिप संवर्धन के रूप में जानी जाने वाली तकनीक का आधार एक या दो पत्ती प्राइमोर्डिया 0.1 से 0.5 mm जो प्राइमोर्डिया होता है लंबाई का, के साथ शिखर गुंबद युक्त छोटे शूट टिप का उपयोग किया।
मतलब जो मोरेल था, मोरेल ने 1950 के अंदर ये कह लो कि सबसे पहले जो ये टेक्निक है मेरिस्टेम टिप कल्चर, उसे एक जो 2-3 पत्तियों वाला या लीफ वाला प्रिमोर्डिया होता है उसको यूज करके किया। मेरिस्टेम टिप कल्चर आर नाउ रूटीनली बीइंग यूज्ड मेनली इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। जो मेरिस्टेम टिप कल्चर है अभी रूटीनली ज़्यादातर, मतलब जहाँ कह लो कि हमेशा, जहाँ कह लो कि ज़्यादातर यूज़ किया जाता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, जो वायरस से उन्मूलन के लिए जो पौधे तैयार किए थे, मतलब कुछ पौधे जो भी वायरस से इन्फेक्टेड है उनसे नए पौधे तैयार करने के लिए, वायरस फ्री पौधे तैयार करने के लिए ये जनरली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर यूज किया जाता है। Apparently, the virus either does not invade easily or does not multiply rapidly in young meristem tissues। ये कह लो कि एक तरीके से जो वायरस होता है वो, पहली तो बात है कि वो जो मेरिस्टेम होती है वहाँ पे मेरिस्टेम टिश्यू के अंदर आक्रमण नहीं करता, ठीक है, इन्वेड नहीं करता। ना ही वहाँ पे जहाँ यहाँ ये कह लो कि वहाँ पे वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई नहीं करता, मल्टीप्लाई नहीं होता, गुणन नहीं करता, यानी कि वहाँ पे फैलता नहीं है उस जगह पे। वो हमेशा एक तरीके से कह लो कि वायरस फ्री रहता है मेरिस्टेम। पहली तो बात, वहाँ पे वो आक्रमण नहीं करता, आक्रमण करता भी है तो बहुत ही धीरे धीरे गुणन करता है वहाँ पे। ए सिंपल न्यूट्रेंट मीडियम कंसिस्टिंग ओनली ऑफ साल्ट, सुक्रोज एंड विटामिन इज यूज्ड टू रिड्यूस कैलस फॉर्मेशन। एक सिंपल न्यूट्रेंट मीडिया जो कि जिसमें कि साल्ट होते हैं, लवण होता है, सुक्रोज होता है और विटामिन होते हैं, उसका यूज़ किया जाता है कैलस को फॉर्मेशन को कम करने के लिए, जहाँ कैलस जो बनता है उसको रोकने के लिए। इसके अलावा जिब्रेलिक एसिड इज ऑफ्टन नीडेड टू प्रमोट एडिक्वेट ग्रोथ, और जिब्रेलिक एसिड को डाला जाता है उसकी वृद्धि को बढ़ाने के लिए, मतलब जो ज़्यादा ग्रोथ कर सके। और इसके अलावा NaA में भी नीडेड टू इंक्रीज रूट फॉर्मेशन, और नेप्थलिक एसिटिक एसिड की आवश्यकता हो सकती है जड़ों के निर्माण के लिए। मतलब जो एक मीडिया लिया जाता है, एक सिंपल मीडिया लेते हैं साल्ट, सुक्रोज, विटामिन का, जो कि कैलस बनने नहीं देता, फिर उसके बाद उसके जो बढ़ने के लिए, ग्रोथ प्रमोट करने के लिए उसमें जिब्रेलिक डालते हैं, और जड़ें प्रमोट करने के लिए उसमें नेप्थलिक एसिटिक एसिड डाला जाता है। ये मेरिस्टेम जो ऊपर लिखा हुआ आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है मेरिस्टेम, वो वाला भाग हमेशा ज़्यादातर, देखो लीफ प्रिमोर्डियम भी लिखा हुआ है, मतलब एक या दो लीफ प्रिमोर्डियम लिया जाता है, ठीक है, शूट टिप जो ऊपर वाली रहती है उसे लिया जाता है। सेकंड मेथड है कैलस कल्चर, जो कोशिकाओं का गुच्छा होता है उसका कल्चर करना। ए पीस ऑफ स्ट्राइल प्लांट टिश्यूज और लिविंग सेल्स इज ट्रांसफर्ड टू द कल्चर मीडिया टू इंड्यूस कैलस प्रोलिफरेशन। एक पीस जो होता है एक पौधे के उत्तकों का, उससे, जिसमें लिविंग सेल्स होती हैं, जिंदा कोशिकाएं होती हैं, उसे कल्चर मीडिया के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है कि उससे एक कैलस, जो भी है कैलस, उसका प्रोलिफरेशन हो सके, उसमें ग्रोथ हो सके। उसके बाद उसका सब कल्चर किया जाता है आर द परफॉर्म ऑन ए मीडियम विद और विदाउट ग्रोथ रेगुलेटर कंसंट्रेशंस, इवेंचुअली रिजल्टिंग इन एक्सटर्नल ऑर्गन्स और एम्ब्रियोज। इसके अलावा उसके उसका दूसरी बार संवर्धन कह लो, जब वापिस से उसको सब कल्चर किया जाता है, जिससे कि मीडिया, जिस मीडिया के अंदर ग्रोथ रेगुलेटर कंसंट्रेशन हो भी सकती है, आप उसके बिना भी कर सकते हो, ठीक है, जिससे जहाँ तो जो बाहरी अंग होते हैं उनका विकास होता है, जहाँ फिर एक एम्ब्रियो का विकास होता है, ठीक है। इन द फाइनल स्टेज द रीजनरेटेड प्लांट आर रिमूव फ्रॉम द इन विट्रो कल्चर। इसके बाद जो पौधा तैयार होता है, ठीक है, उसे इन विट्रो कल्चर से बाहर निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, एंड ग्रेजुअली एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सो दैट द प्लांट बिकम फुली ऑटोट्रॉफिक। उसे इस प्रकार, मतलब बाहर एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल जो बाहर वाला एनवायरनमेंट है, उससे धीरे धीरे बाहर ले जाया जाता है कि वो स्वयं पोषी हो सके, जो बाहर वाला तापमान है उसको वो सहन कर सके, मतलब हार्डनिंग की जाती है एक तरीके से। इसके अलावा सेल कल्चर होता है, इसमें क्या करते हैं कि सेल को आगे एक सस्पेंसेस जो कल्चर है उसके अंदर रखा जाता है, मतलब एक कह लो कि निलंबन वाला जो कल्चर मीडिया होता है, माध्यम होता है, संवर्धन होता है, उस तरीके से किया जाता है जिससे कि फ्री कोशिकाओं या फ्री सेल्स का निर्माण हो सके। उसके बाद फिर उसको सब कल्चर्ड किया जाता है जिससे कि पूरे के पूरा पौधा एक सिंगल कोशिका से जनरेट हो जाए, तैयार हो जाए। दिस टेक्निक इज नाउ यूजफुल टू इंड्यूस वेरिएबिलिटी इन प्लांट सेल्स
इस टेक्निक का ज़्यादातर यूज़ जो कोशिकाएं होती हैं उनमें विभिन्नता पैदा करने के लिए किया जाता है, और उसके अलावा जो भी सिलेक्ट डिजायर टाइप होता है, जिसको भी आप चाहते हो इस कोशिका को चुनना, उसका चुनाव करते हैं। उसके बाद उससे पूरे के पूरे पौधे को तैयार किया जाता है। ठीक है, प्लांट फ्रॉम दीज टाइप्स, जो भी आपका डिजायर टाइप है। ठीक है, मतलब वेरिएशन पैदा करना कोशिकाओं के अंदर, और उस जो भी कोशिका आपको डिजायर लगती है, अच्छी लगती है कि भाई इस कोशिका से अपने को चुनाव किया है मैंने, ये इसी के हिसाब से मुझे पौधा तैयार करना है, उस कोशिका का चुनाव किया, फिर उसे दूसरे अंदर सब कल्चर किया, फिर उससे एक पूरा पौधा तैयार कर दिया। फिर नेक्स्ट होता है एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर, इट इन्वॉल्व्स द aseptic excision of the embryo and transferring them to a suitable medium for the development under optimum cultural conditions। मतलब एक एम्ब्रियो का aseptic conditions के अंदर उसको अलग करना, उसके बाद उसे ट्रांसफर किया जाता है एक सुटेबल मीडिया के ऊपर, जिससे कि वो उसको अच्छी जो भी उसको ज़रूरत है उतनी एनवायरमेंटल या ऑप्टिमम कल्चर कंडीशन प्रोवाइड करके, संवर्धन जो परिस्थितियां वो प्रोवाइड करके उसको एम्ब्रियो को डेवलप किया जाता है। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू ए प्लांट इन विट्रो, इट इज ट्रांसफर टू स्टेराइल सोयल और वर्मिकुलाइट एंड ग्रोन टू मैच्योरिटी इन ए ग्रीन हाउस। आफ्टर मतलब जैसे ही वो डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो से एक पौधा तैयार हो जाता है इन विट्रो के अंदर, फिर उसे इन विट्रो से बाहर निकाला जाता है और एक स्टेराइल सोयल, जो कि एक रोगाणु रहित कह लो, ठीक है, स्टेराइल सोयल के अंदर उगाया जाता है, या फिर वर्मीकुलाइट के अंदर उसे उगाते हैं। उसके बाद उसे ग्रीन हाउस के अंदर मैच्योर या हार्डनिंग के लिए रखा जाता है। दिस टेक्निक इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्राजेनेरिक हाइब्रिड दैट कैन नॉट अदरवाइज बी completed, एंड इट आल्सो यूजफुल इन ओवरकमिंग एम्ब्रियो अबॉर्शन। मतलब ज़्यादातर इस टेक्निक का यूज एम्ब्रियो कल्चर का इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक हाइब्रिड तैयार करने के लिए किया था। मतलब दो ऐसी स्पीसीज जो साथ में क्रॉस नहीं कर सकती, जेनेरिक जेनेरा ही अलग है उनके, ठीक है, उनका क्रॉस कराने के लिए, जब दो अलग स्पीसीज को, क्योंकि जब इनका क्रॉस कराया जाता है तो इसमें अबॉर्शन के चांस रहते हैं कि जो एम्ब्रियो वो अबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस अबॉर्शन को रोकने के लिए उस एंथर जो सॉरी एम्ब्रियो है उसका अलग से प्रवर्धन किया जाता है, सॉरी अलग से उसका संवर्धन किया जाता है, उसको अलग से ग्रो किया जाता है, उससे एक नया पौधा तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर है एंथर कल्चर। एंथर कल्चर, नेक्स्ट एंथर कल्चर। एंथर कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीडर as it is possible to produce haploid plants that show recessive alleles। एंथर कल्चर ब्रीडर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे आप एक जो अगुणित जहाँ कह लो, ठीक है, हैप्लॉइड पौधे प्रोड्यूस कर सकते हो, जो कि पुनरावर्ती एलील को प्रकट करते हैं, पुनरावर्ती एलील्स को प्रकट करते हैं, रिसेसिव एलील्स को प्रकट करते हैं। दीज हैप्लॉइड प्लांट्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस होमोजाइगस डिप्लॉइड्स। और इन जो अगुणित पौधों का यूज समयुग्मजी द्विगुणित को पैदा करने के लिए किया जा सकता है, दस अवॉइडिंग जनरेशन ऑफ इनब्रीडिंग। जो कि इनब्रीडिंग की जनरेशन्स होता है उसको ख़त्म करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एडिशनल बेनिफिट्स सच एज स्मॉलर फ्लावर्स एंड लॉन्गर फ्लावरिंग टाइम। इसके अलावा कुछ और भी लाभ मिलते हैं, जैसे इसमें फूल छोटे आएंगे, स्मॉलर होंगे, और इसमें जो फ्लावरिंग टाइम होगा वो ज़्यादा होगा, फलने का टाइम कैन बी encouraged by the use of haploid plants as they are generally smaller than their diploid counterparts and will not result in pollination inbreeded substance by being sterile। इसके अलावा जो हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं स्मॉलर होते हैं अपने जो डिप्लॉइड पेरेंट होता है उसकी तुलना में। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें पोलिनेशन इंड्यूस सनसेंस होता है, मतलब उसमें पोलिनेशन वाली प्रोसेस होती है, ठीक है, वो स्टराइल होने के कारण नहीं होती। मतलब पोलिनेशन इंड्यूस्ड सनसेंस मतलब उसका ख़त्म होने वाला जो एज आती है, आजू आती है, बुढ़ापा आता है, वो स्टराइल होने के कारण कम आता है। एंथर कल्चर्स आर यूज टू एलिमिनेट वायरसेस इन पेलार्गोनियम स्पीसीज। एंथर कल्चर का यूज वायरस को के उन्मूलन में पेलार्गोनियम स्पीसीज में यूज किया जाता है। इसके अलावा टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड प्लांट्स इन लिलियम स्पीसीज,
और लिलियम स्पीसीज में इसके अगुणित पौधे पैदा करने के लिए, हैप्लॉइड पौधे तैयार करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ऑफ्टेन डिफरेंट फ्लावर कलर्स इन जरबेरा, और जरबेरा जो है फ्लावरिंग प्लांट, उसमें अलग अलग कलर के फूल पैदा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कल्चर मीडियम क्या होता है, ठीक है। जो जितनी भी आपकी प्रोपोगेशन हो ज़्यादातर डिपेंड होती है आपके कल्चर मीडिया के ऊपर, जो भी आप कल्चर माध्यम या संवर्धन माध्यम लेते हो उसके ऊपर, ठीक है। तो सक्सेस इन द टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर मेथड डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट कल्चर मीडियम विच मीट्स द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कल्चर्ड सेल और टिश्यू। जो सक्सेसफुल है इस टेक्निक की और इस एप्लीकेशन की टिश्यू कल्चर मेथड्स के अंदर, वो जनरली डिपेंड होती है जो आपने अप्रोप्रिएट कल्चर मीडिया आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है। जहाँ जो भी आपकी सेल है, कोशिका है, उसके लिए जितनी भी ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशनल की, वो पूरी कर सके। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट मीडिया आर इनऑर्गेनिक साल्ट, मतलब अकार्बनिक जो लवण होते हैं वो, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा विटामिन्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, अगार फॉर सॉलिड मीडियम, मतलब अगार का भी यूज किया जाता है जहाँ पे अपन को सॉलिड मीडियम यूज करना होता है, एंड वाटर। अदर कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड, मतलब जो दूसरे और भी कंपोनेंट कई बार यूज किए जाते हैं, जैसे ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड जो भी है। इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड भी यूज करते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में भी इम्पोर्टेंट बट आर ऑप्शनल, मतलब जो अदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनका भी यूज किया जाता है, पर जरूरी नहीं है, ऑप्शनल होता है। थैंक यू।